अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 31। आसमान को सितारों ने ढक रखा था जब हुमायूं सोने की नीयत से मवेशियों के अहाते की तरफ आया था और ठिठक गया था। वो उसकी चारपाई पर पैंत की तरफ निगाहें झुकाए बैठी थी, हाथ के नाखूनों के साथ खेलती, पता नहीं क्या सोच रही थी। जर्द रोशनी में उसकी रंगत भी पीली सी लग रही थी। जुगाली करती हुई भूरी ने हुमायूं को देखा तो वो उठ खड़ी हुई। हुमायूं उसकी पुश्त पर हाथ फेरकर खुरली में मजीद चारा डाला। फूफा सादिक की भैंस के सामने बाल्टी भरकर पानी रखा। काले बैल का किल्ला ढीला हो रहा था। उसकी रस्सी खोलकर उसे हाँका और दूसरे किले पर जाकर बांधा। वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए, मगर वो नहीं गई। वो सर झटकते हुए उसके करीब आया। क्यों आती हो यहाँ? बदनाम होने के लिए। हुमायूं उसकी सूरत देख कर रह गया। बचपन, लड़कपन, जवानी साथ साथ इसी घर में। फिर भी कई बार ऐसा मोड़ आया कि वो उस लड़की को समझ नहीं पाया। हाँ, कुछ ऐसा ही था वो, वरना मोमिना हैदर से ये ना कहता, मेरा इस्तेमाल खूब आता है तुम्हें मोमिना हैदर। और मोमिना हैदर ज़मीन बोस हुई। आज से पहले उसे ऐसी ज़िल्लत कभी महसूस ना हुई। उस वक्त भी जब आमिर का बाप गर्दन अकड़ा कर बात करता था, उस वक्त भी जब, हाँ, उस शहर भी तो इस तरह मुंह पे थप्पड़ ना पड़ा था जैसा तमाचा आज पड़ा था। और मारा भी किसने? जिसके बारे में वो सोचती थी कि जब दुनिया पूरी की पूरी उसके मुखालिफ खड़ी होगी तो चौधरी हुमायूं सुलेमान वो वाहिद बंदा होगा जो उसके साथ खड़ा होगा। मोमिना हैदर को आज इस वक्त इदराक हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कोई वक्त ऐसा भी आता है जब वो बिल्कुल तन्हा खड़ा होता है, क्योंकि उसका हाथ थाम कर खड़ा शख्स अचानक हाथ छोड़कर सामने की कतार में जा खड़ा होता है। वो उसकी चारपाई से उठी और शिकस्ता पासी लौट आई। अंदर अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेटते ही उसकी आंख से एक आंसू टपका और फिर झड़ी सी लग गई। रात के इस समय अपने कमरे में अकेली थी, फिर भी डर हुआ कि कोई उसे यूं इस हाल में देख ना ले, इसलिए करवट बदल ली। आंसू कनपटी से होकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। हुमायूं उसके बारे में क्या जज्बात रखता है ख़ानदान की सब लड़कियां जानती थीं। वो हुमायूं के लिए क्या जज्बात रखती है कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो जाहिर नहीं करती थी। सबको नज़र आता था हुमायूं के साथ उसका रवैया, हुमायूं की परवाह और उसकी बेनियाजी, हुमायूं की शौकियाँ और उसके तंज। हाँ, वो ऐसी थी, नखरा भी था, तलखी भी थी उसमें, मगर इसका मतलब ये कब था कि उसे चौधरी हुमायूं सुलेमान से मोहब्बत ना थी। वो तो बस ये चाहती थी कि इस घर के हालात बदल जाएं। ज़मीनों ने कई बरसों से क्या दिया उन्हें, उसने वो खुशहाली तो फिर देखी ही नहीं जो बचपन में देखी थी। और हुमायूं चला था उन्हीं ज़मीनों के पीछे ज़िंदगी लुटाने। वो चाहती थी कि हुमायूं भी यासिर भाई और असवद भाई की तरह चौधरी नगर से कहीं बाहर निकले, तालीम जो हासिल की उसकी बुनियाद पर अच्छी सी नौकरी हासिल करे। और फिर जब इंसान बाहर निकलता है, दुनिया देखता है, तो उसकी बोल चाल और सोच में कितना फ़र्क आ जाता है। उठने बैठने, पहनने ओढ़ने का ढंग भी आ जाता है। मगर नहीं, हुमायूं को तो रहना था उसी कुएं में। वो चिढ़ती थी, मगर फिर भी उसने कभी ना सोचा था कि वो हुमायूं के अलावा किसी और के साथ शादी करेगी, और सोचती भी नहीं अगर वो सहपहर इतनी शफाक ना होती। उसके आंसुओं में रवानी आई। वो सीधी होते हुए उठ बैठी, अपना चेहरा साफ किया और मोबाइल उठाकर उसमें ध्यान करना चाहा। मोमिना, हुमायूं का मैसेज आया हुआ था, सिर्फ उसका नाम। उसने मोबाइल परे फेंका और चेहरा साफ करते हुए फिर लेट गई। आंखें बंद की तो वही सहपहर आंखों के पर्दे पर आ ठहरी। कितनी बार कहा है मत बैठा करो उसके पास, तुम्हें भी ख़राब करेगी। अम्मी, कुल चेहरा ने एहतजाज किया। हाँ, तो शर्म हया है उस लड़की में। उसका बाप तो कुछ नहीं कहता, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ देनी है। अम्मी, मैंने क्या किया है और मोमिना आपी ने क्या किया है? ख्वामखा बुरी लगती हैं आपको। तुमने क्या किया है? तारी का ख़त देखा है मैंने तुम्हारे हाथ में, उसी ने दिया था ना। अम्मी, वो लेटर, कुल चेहरा ने कुछ कहने की कोशिश की थी। उसे तो शर्म है नहीं, फातिमा के देवर को फंसा रखा था। उधर यूनिवर्सिटी में अमतुल का भाई मिला हुआ है अयाशी करवाने को। अबीरा के भाई के साथ गाड़ियों में आती जाती है। बाहर खड़ी मोमिना का चेहरा सुर्ख हो रहा था और टांगों से जान जा रही थी। और मेरा वो नालायक बेटा, वो तो है ही उसकी मुट्ठी में। हम सब शादी हाल में बैठे थे और वो जल्दी अकेली तुम्हारे भाई को लेकर फूफी के घर, बालियों के बहाने। हम कोई बच्चे हैं, हमें समझ नहीं आती। वो मोमिना हैदर थी, कोई एक लफ्ज़ भी कहता तो आस्तीन चढ़ाकर 10 सुना डालती थी। वो मोमिना हैदर उस सहपहर गूंगी हो गई। उसे समझ आई कि बात किरदार पर आ जाए तो मुंह भरकर लड़ा नहीं जा सकता, जवाब पे जवाब नहीं दिया जा सकता, ज़ुबान ही तालू से लग जाती है। वो कांपती टांगों के साथ अपने कमरे में पहुंची और बेड पर ढह सी गई।
उसके पूरे जिस्म में कपकपाहट थी। वो आसिया चाची को पसंद नहीं इसका अंदाज़ा था, मगर इस कदर बुरी लगती है वो उन्हें यह अंदाज़ा ना था। वो कमरे में जाकर उन्हें ये जता ना पाई थी कि ताहिर का ख़त उसने गुलचेहरा को नहीं दिया था, बल्कि गुलचेहरा ने खुद उसे दिखाया था। ताहिर उसे कुछ दिन से तंग कर रहा था। मोमिना ने तो ये भी सोच लिया था कि उसे सीधा कैसे करना है, मगर क्या हुआ कि आसिया चाची ऐन उस वक्त कमरे में दाखिल हुई थी जब ख़त गुलचेहरा के हाथ में वापस थमाते हुए वो उससे तारी के बारे में कुछ पूछने लगी थी। चाची को देखकर उसने बात वहीं रोकी और गुलचेहरा को पुरसकून रहने का इशारा करते हुए उसके कमरे से निकल गई। अपने कमरे तक पहुंचते हुए उसे लगा कि गुल को इस वक्त उसकी ज़रूरत हो सकती है। आसिया चाची ख्वामखा उसे ही दोष ना दें। वो पलटी और फिर गुल के कमरे की तरफ आई। उसे उस वक्त अंदाज़ा ना था कि गुल को उसकी ज़रूरत नहीं, उसे ज़रूरत थी कि जान लेती हुमायूं की अम्मी उसके बारे में क्या सोचती है। वो सहपहर उसे कुछ का कुछ कर गई थी। उसका रोने को बहुत जी चाह रहा था। वो रहीमा अहमद के पास चली आई और बहुत देर तक उनकी गोद में सर रख कर रोती रही थी। वो उसकी सुनती रही, उसके बालों में उंगलियां फेरती रहीं। माँ यकीन करे, मैं बालियां ढूंढने ही गई थी फूफो यास्मीन के घर। उसने माँ की गोद से ज़रा सा सर उठाकर उनसे कहा था। मैं जानती हूँ, उन्होंने उसका चेहरा साफ़ किया था। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, हर जहन एक जैसा खुला नहीं होता, हर नज़र एक जैसी रोशन नहीं होती। लड़कियों को बहुत एहतियात करनी होती है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि लड़के कह जाएं तो उन्हें मजाक समझकर उस पर हंस दिया जाता है। लड़की कह जाए तो कहीं किसी के जहन में कोई मोहर सब्त हो जाती है उसके किरदार पे। और फिर लड़का लड़की कहीं अकेले हों तो लड़के का किरदार भी मशकूक होने लगता है। लड़की के बारे में तो हर वो शख्स गलत सोचेगा जो उसे नहीं जानता। अगर उस दिन यास्मीन के घर जाते हुए तुम गुल, हदीका या इरम किसी को भी साथ ले लेती तो आसिया यूँ ना सोचती। तो हमारा अपना किरदार कुछ नहीं होता, वही सच होता है जो दूसरे की नज़र देखती है, जो दूसरे का जहन सोचता है। हमारा किरदार ही सब कुछ होता है, मगर कभी दूसरे की सोच, दूसरे की निगाह उस पर गालिब आ जाती है। फिर किरदार को गालिब आने में बहुत देर लगती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने आसिया चाची की सोच पर लानत भेजते हुए कहा था। फ़र्क पड़ता है, सबको फ़र्क पड़ता है। ये आंसू ऐसे ही तो नहीं निकल आते। रहीमा अहमद ने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा था। हाँ, फ़र्क पड़ता है माँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। वो आज भी रो रही थी इस बात पर कि चौधरी हुमायूं सुलेमान उसके बारे में क्या सोचता है। जब रोते रोते काफ़ी देर हो गई तो उसने खुद ही अपने आंसू साफ़ किए। आज माँ नहीं थी उसके पास। उसने सोचना चाहा कि कब उसने हुमायूं का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल और मान में बहुत फ़र्क होता है। वो उसे इस्तेमाल नहीं करती थी, वो उस पर मान करती थी। हाँ, मनवाती थी उससे अपनी हर बात, मगर मान से। वो उसे इस्तेमाल नहीं करती थी। इस्तेमाल तो उसके जज्बात चौधरी हुमायूं सुलेमान ने किए थे। जब से प्यार मोहब्बत जैसे किसी अनोखी जज्बे की समझ आने लगी थी, हुमायूं को परवानों की तरह अपने इर्द गिर्द मंडलाते पाया था। उसे लगता था कि हुमायूं उसके बगैर सांस भी नहीं ले पाएगा, एक दिन एक पल नहीं गुजार पाएगा। जब आसिम का रिश्ता आया था वो ख़ास तौर पर हुमायूं के रद्द-ए-अमल का सोचकर मुस्कुरा रही थी। चल ही तो जाएगा हुमायूं, तंदनाता हुआ आएगा, उसका बाजू थाम कर कहेगा, खबरदार मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी तो। मगर हुआ क्या था, आसिम के रिश्ते की सबको खबर भी हो गई। ना हुमायूं ने कुछ कहा, ना चाचू चाची की तरफ से कोई पैगाम आया। वो इंतज़ार ही करती रह गई। फिर खुद ही दूसरे तीसरे दिन बज़ाहिर इतराते हुए हुमायूं से कहा था, रिश्ता आया है मेरा, चलो जंजालपुरा से जान छूटेगी, दुबई में मज़े करोगी। वो हंसा था। हाँ ये तो है। उसका आहन भी बड़ा था। कुछ और दिन भी गुजर गए थे। हुमायूं की तरफ से पेशकदमी ना ही चाचू चाची की तरफ से। उसे लगा कि हुमायूं चुप इसलिए है कि उसे भी पता है कि वह आसिम के लिए खुद ही इनकार कर देगी। हाँ, ऐसा ही किया था, उसने खुद इनकार कर दिया था। मगर जब आमिर ने उसे प्रपोज़ किया तो उसने बहुत दिन सोचने में नहीं लगाए थे। अब जब वो आसिया चाची के ख्यालात जान चुकी थी, आमिर का रिश्ता आने के बाद भी हुमायूं की तरफ से संजीदगी के साथ कोई इजहार ना हुआ था, तो वो क्यों करती मातम उस शख्स के लिए जो उससे दिल लगी करता आया था महज। आमिर से मंगनी भी कर ली और हुमायूं के साथ कैप्टन आमिर का मवाजना करके और बार बार करके खुद को तसल्ली भी दे डाली। आमिर अच्छा था मगर लड़की गलत पसंद कर ली थी। मोमिना भी अच्छी थी मगर लड़का गलत मुंतखब कर लिया था। आमिर को एहसास तब होता जब उसके डैडी बताते, जबकि मोमिना को एहसास आमिर की हर काल के बाद ही होने लगा था। वो मोमिना हैदर जो अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, आमिर से बात करने के बाद एहसास होता कि वो तो कुछ भी नहीं है शायद। फिर भी उसने मंगनी को मजाक हरगिज़ नहीं समझा था। अपने कुछ ना होने के एहसास के बावजूद उसने शादी आमिर के साथ ही करनी थी। मगर इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो कुछ नहीं तो उसके चाचू भी कुछ नहीं, हुमायूं भी कुछ नहीं, उनकी इज़्ज़त उनकी शान कुछ नहीं। उसकी इज़्ज़त नफ्स पर चोट पड़ती थी, वो बर्दाश्त करती थी। चाचू और हुमायूं के लिए नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो।
वो जिसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, हाँ वही कहता था उसे कि वो उसे इस्तेमाल करती है। वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी थी। मोमना ने मुर्तज हाथों से चाय की ट्रे सैफी चाचू के सामने करते हुए दर्ज दीदा निगाहों से अब्बू के चेहरे की तरफ देखा। वो परेशान थे, मोमिना जानती थी। परेशानी की वजह भी वो थी, वो भी जानती थी। उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की, ट्रे मेज़ पर रख कर कमरे से निकली नहीं बल्कि खड़ी रही। चौधरी साहब और बाकी भाइयों ने उसकी तरफ देखा। जिस मौजू पे वो उसके अंदर आने से पहले बात कर रहे थे उस पर मज़ीद गुफ्तगू उसके कमरे से चले जाने के बाद होनी थी। अब्बू, उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। चाचू, वो अब सुलेमान चाचू की तरफ मुड़ी, फिर सुफियान और यासिर को देखा। मुझे आमिर से शादी नहीं करनी, उसने जल्दी से जुमला अदा किया। तीनों भाई और यासिर कुछ देर के लिए चुप से रह गए। जिस मसले को हल करने के लिए आज की बैठक लगी थी, यासिर को अम्मी ने कराची से बुलवाया था, वो बराह रास्त उस पर आ गई थी। हुमायूं बज़ाहिर मोबाइल में लगा रहा। मोमिना, इधर आओ मेरे पास, सुलेमान चाचू ने अपने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो धीरे धीरे कदम उठाती गई और उस कुर्सी पर बैठ गई। अब्बू की नज़रें कप पर जमी हुई थी। देखो बेटा, इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं लेते। पहले जल्दी लिया था चाचू, अब सोच समझ कर लिया है। उसकी आवाज़ में नमी थी, इर्तियाज था। मोमिना, वो छोटी सी बात थी। कोई मेरे चाचू से बदतमीज़ी करे ये छोटी बात नहीं। चौधरी साहब ने कब से नज़र हटाकर बेटी की तरफ देखा। कोई हुमायूं का गिरेबान पकड़े ये भी छोटी बात नहीं। हुमायूं का जी चाहा कि वो उठकर बाहर जाए और सबसे छुप कर रो दे। वो मोमिना को शायद कभी समझ नहीं पाया था। मिल वालों और ज़मींदारों के बीच ऐसा हो जाता है। ये वो चौधरी सुलेमान याकूब थे जिनको दुनिया उनके गुस्से से जानती थी, जिनको अपनी अना, अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी। भतीजी के लिए वो इतना बड़ा घूंट भरे बैठे थे। जिनसे रिश्ते बनाए जाते हैं उनके बीच ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं। वो फ़ैसला करके आई थी। रिश्ते यूँ ख़त्म नहीं किए जाते बेटा, रिश्ते यूँ शुरू भी नहीं किए जाते चाचू। मैं ये सोच कर काँप जाती हूँ कि अगर आपकी जगह अब्बू होते तो। उसकी आँख से आंसू गिरा। कभी आपने मुझे गुल से कम प्यार किया, कभी सैफ़ी चाचू ने मुझे उर्वा हिबा से कम प्यार किया। फिर आपको क्या लगा कि आपकी इज़्ज़त मुझे कम अजीज़ है? जो अब हुआ चाचू, वो अगर मेरी शादी हो जाने के बाद होता तो मैं तो कभी आपका सामना ना कर पाती, आपके पास ना बैठ पाती। मैं तो मर ही जाती चाचू। चौधरी सुलेमान याकूब ने जल्दी से उसे अपने साथ लगाया। वो फूट फूट कर रो दी। सबकी आंखें नम हुई। चौधरी साहब भीगी आंखें साफ करते हुए हल्का सा मुस्कुराए। ये रिश्ता उन्होंने बेटी की खुशी के लिए किया था। उनके यहाँ रिश्ते बच्चों की पसंद से तय किए जाते थे। बेटी से ख़ास तौर पर उसकी रज़ा पूछी जाती थी। फिर भी कुछ ऐसा था कि रिश्ता वालिदैन, रिश्तेदारों, अहबाब के तवस्सुत से आता है तो बात मोतबर ठहरती है। अगर रिश्ता लड़की के अपने तवस्सुत से आता तो निगाह झुक सी जाती है। यूँ लगता है कि लड़की का कोई सिलसिला था तब भी रिश्ता आया। कर्नल हबीबुल्लाह जब रिश्ता लेकर आए थे तब कुछ ऐसा ही वो भी जता गए थे। चौधरी साहब को शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। कुछ बहन ने भी जता दिया था कि लड़का मोमिना की सहेली का भाई है। कुछ वो खुद भी समझ रहे थे कि मोमिना और उस लड़के के बीच कोई सिलसिला तो था जो उसने रिश्ता भेज दिया। फिर जब मोमिना ने फैसला उनकी रज़ा पर छोड़ा तो वह शर्मिंदगी का एहसास कुछ साइल हुआ और आज उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। अगले दिन आमिर के घर वालों को बता दिया गया था कि उनकी तरफ से रिश्ता अब ख़त्म है। आमिर और सालिहा की बहुत कॉल्स आईं। मोमिना ने नज़रअंदाज की। अबीरा ने हॉस्टल में एक बार कहा कि वो अपना फ़ैसला बदलने पर गौर करे, मगर मोमिना हैदर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा था, हम पहले दोस्त थे, अब भी दोस्त हैं और बस। बाकी का साल बहुत आम सा गुजरा। पढ़ाई, हॉस्टल, घर। हुमायूं के और उसके बीच चुपकी एक दीवार खड़ी हो गई थी। असवद ने एक नज़र अमतुल शकूर की तरफ देखा और दूसरी नज़र साथ खड़ी लड़की पर डाली। वो उस लड़की को जानता था। वो रमीज़ा थी, एक पाकिस्तानी लड़की, एक वफाकी वज़ीर मुश्ताक अली अहमद की बेटी। हुकूमत किसी भी पार्टी की होती, मुश्ताक अली अहमद उसी कैबिनेट में पाया जाता। असवद को वो सियासतदान पसंद ना था और उसकी ये बेटी, पता नहीं, इस बारे में कभी सोचा नहीं था। वो कभी कभार नज़र आती थी अपने दोस्तों की झुरमट में और तलहा ने उसे बताया था कि वो कौन है और यूट्यूब से एक वीडियो भी दिखानी चाहिए थी जिसमें वो खासी काबिल एतराज़ हालत में एक स्विमिंग पूल में किसी अंग्रेज़ के साथ थी। असवद को माहौल और तरबियत अच्छी मिली थी या वो खुद ही फितरतन नेक था। वो इस तरह की लग़वियात में कभी पड़ा नहीं था, ना ही उसे किसी के बारे में गैर मामूली तजस्सुस होता था। इसलिए रमीज़ा के बारे में भी जानने में उसने कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की थी। आज जब अमतुल शकूर उसे अपने साथ लिए खड़ी थी, उसने पहली बार शायद उसे इतने करीब से देखा था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को ग्रहण लगा रहा था उसका लिबास। उसने जॉर्ड के साथ शेल शर्ट पहन रखी थी। नज़र और सोच की बात है, वरना वहीं खड़े कई मर्द ये सोच रहे थे कि उस लड़की की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है उसका लिबास। एमा, कभी अपने दोस्त के साथ ज्वाइन करो ना हमें। रमीज़ा ने आदत के मुताबिक उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस क्लास के और इस तरह के शर्मीले होते हैं लड़के।
وہ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ ہاں، سال گزر جانے کے بعد شاید رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتے۔ شیور، ایما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ 2-4 باتیں کر کے رمیزہ وہاں سے ہٹ گئی اور دور کھڑے گروپ کو جوائن کر لیا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں اس سے کیوں ملوایا؟ کیوں؟ اسود نہیں جانتا تھا۔ کیونکہ یہ خاصی بگڑی ہوئی ہے، شراب پیتی ہے، مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے، مسلمان، اوپر سے پاکستانی۔ غلط بات ہے نا؟ افسوس کا مقام ہے نا؟ ایما سر ہلاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اسود نے نا سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ تم اس سے شادی کر لو۔ اسود کو جھٹکا سا لگا۔ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ اس کو مزید بگڑنے سے بچا لو، اپنی اور اس کی دنیا اور آخرت سنوار لو۔ یہ کہہ کر اس نے کہا لگایا تھا اور اسود کو سمجھ آئی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تمہاری غیرت کو بھی تسکین ملے گی، ایما نہ سہی، رمیزہ سہی، کسی ایک کو تو جہنم واصل ہونے سے بچایا تم نے۔ خیر، رمیزہ نہیں تو اور بھی 2-4 لڑکیاں ہیں میری نظر میں جن کو۔ انف! اسود نے ہاتھ اٹھا کر اس کی چلتی ہوئی زبان کے آگے فل سٹاپ لگایا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ وہ پھر ہنسی۔ اس کے ہونٹ اور آنکھوں کے گرد دبیز تہ میں لکیریں سی پڑی۔ اس وقت وہ اسود کو ہمیشہ سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگا کہ تمہیں خوشی ہوگی، تمہیں خدمت خلق کا کسی ہم وطن بگڑی ہوئی ناری کو راہ راست پر لانے کا موقع مل رہا ہے۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہیں پرپوز کیا۔ اسے اس وقت واقعی افسوس ہو رہا تھا، کیوں وہ اس کے امتل ہونے کے چکر میں پڑا اور اب اپنا مذاق بنوا رہا تھا۔ ایما کو اب بے عزتی کا احساس ہوا بھی تو اس نے کہے میں چھپا لیا۔ بڑی جلدی غلطی تسلیم کر لی۔ میں تو تمہارے جذبے سے متاثر ہوئی تھی اور سچ میں چاہتی تھی کہ تم ایک بگڑی ہوئی لڑکی کی زندگی بنا دو۔ وہ اس کی نیت کی توہین کر رہی تھی، وہ اس کے خلوص کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسود کچھ دیر ہونٹ اور مٹھیاں بھیچے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہاں سے جانے کو مڑا۔ اے چوہدری! وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹاک ٹو می! وہ مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ ڈھیٹ تھی، بہت ڈھیٹ۔ اسود پھر رخ موڑ کر چلنے لگا تھا اور وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں تو تمہاری دوست ہو کر تمہارے من کی شانتی چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیات کا مزہ لے رہی تھی اور دل میں کہیں یہ سوچ بھی تسکین دے رہی تھی کہ بھلے چودھری اسود کہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا مگر وہ کرتا ہے، تبھی تو ہر لڑکی کے بارے میں سوچ نہیں لیتا، تبھی تو اس نے صرف اسے پرپوز کیا۔ کچھ تو ہے اس میں خاص۔ تم میری دوست نہیں ہو۔ وہ اب مزید بولنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ اکسا رہی تھی۔ پھر کیا ہوں؟ وہ خاموش رہا اور قدموں میں تیزی آ گئی۔ بولتے کیوں نہیں چودھری؟ وہ پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسود کو طیش آیا، اس کی طرف مڑا اور اسے بتا دیا امتل کے بارے میں سب کچھ۔ اس دن اس وقت امتل شکور کو سمجھ آئی تھی کہ اس میں کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، امتل احد اس میں کچھ خاص تھا۔ وہ ان دونوں کے بیچ آخری بات چیت تھی۔ اس کے بعد سال بھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی تو نظر انداز کیا۔ جس دن وہ پاکستان لوٹ رہا تھا اس نے خبر سنی تھی کہ ایما کینیڈا کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رہی ہے۔ اور سنائیں بھابھی، آپ کا کلائنٹ کیسا ہے؟ ملک کے لہجے میں شرارت وہ بن دیکھے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، خولا نے مسکراتے ہوئے سامنے پڑی 2-3 فائلز میں سے ایک اپنے سامنے کھسکائی۔ اس سے کہیں کہ اس کی ماں اس کے لیے اداس ہے، گوٹ کا چکر لگا لے۔ ماں یا کوئی اور؟ وہ ہنسی۔ بات کرتے کرتے اس نے ربیہ نجم کی فائل کھول کر اپنے سامنے کی اور از سر نو ہر شے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کا آخری کیس تھا۔ اس کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ وکالت کو خیر بات کہہ دینے والی تھی۔ ضامن مصطفیٰ کو جب اس کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ معترض ہوئے، اور حیرت کی بات ہے کہ جہاں سے اسے اعتراض کا خدشہ تھا وہاں چپ رہی تھی۔ بابا واقعی بدل سے گئے تھے یا انہیں بھی اب لگتا تھا کہ وہ اس کام سے اب انصاف نہیں کر پائے گی؟ وہ جب عبدالہادی کا چہرہ دیکھتی تھی اسے لگتا تھا کہ اسے اپنے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لگانے کا کوئی حق اب نہیں رہا۔ ضامن مصطفیٰ کے معترض ہونے پہ یہی جواب اس نے انہیں بھی دیا تھا، وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ تو یہ طے تھا کہ اب اس کے شوق، اس کے جنون، اس کے جذبے کو خیر بات کہہ دینے کے دن قریب تھے۔ اس کے بعد وہ صرف خولا بنت زید رہ جاتی۔ خولا بنت زید، اس نے زیر لب کہا اور جانے کیوں متبسم ہوئی۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک تو اچھا سوچو، برا سوچو، اچھا کرو، برا کرو، ہر شے میں، ہر کام میں ضامن مصطفیٰ خامخواہ یاد آ جاتا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر فائل بند کی اور کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی وقت لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے مرغ کو اللہ حافظ کہہ کر سیل فون میز پر رکھا اور ڈھیلے سے انداز میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ایڈوکیٹا خولا بنت زید، دوسری طرف سے کنفرم کیا گیا۔ جی ہاں، بات کر رہی ہوں۔ میں مرتضیٰ جمال بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہایت شائستگی کے ساتھ بات کرنے والے نے مدعا بیان کیا۔ پوچھ سکتی ہوں کس سلسلے میں؟ وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی نیا کیس آنے والا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس نے کس طرح مناسب الفاظ میں انہیں منع کرنا ہے، مگر مرتضیٰ جمال کا جواب سن کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ ہے، مرتضیٰ اب کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ ایک ریکویسٹ ہے، کسی کو ہماری میٹنگ کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
یہی میں بھی آپ سے کہنا چاہتا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ خولا نے سر ہلاتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہا اور جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کے چہرے پہ سرخی تھی اور جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں ہلکا سا ارتعاش اتر آیا تھا۔ چاچو! حاشر بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور گھٹنوں کے بل چل کر بھائی کے پاس پیچھے پیچھے آتی اشال کو آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ تیار ہو؟ مومنہ اس کے لیے پانی لے کر آئی تو گلاس تھامتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی، وہ مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اب وہ چودھری نگر جانا نہیں چاہتی تھی۔ چاچو، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ یہ حاشر کی وہ فرمائش تھی جو بہت کم پوری ہوتی تھی۔ دعا کرو تمہارے پاپا کو چھٹی مل جائے، پھر چلیں گے نا۔ مہر کو دیکھنے ایک فیملی آ رہی ہے اگلے ہفتے، امی نے بلایا ہے، کہہ رہی تھی میرا ہونا ضروری ہے۔ رباب نے دانستہ یہ ذکر کیا اور غور سے اسود کا چہرہ بھی دیکھا جو بے تاثر رہا۔ اکثر شادی شدہ عورتوں کی طرح اچھے کماؤ دیور کو دیکھ کر بہن کا ہی خیال آتا ہے۔ یہاں تو معاملہ بہن کے دل کا، اس کے سپنوں کا بھی تھا، جس کے رشتے آتے اور وہ کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیتی۔ ایک دفعہ رباب جو میکے گئی تو اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وجہ بتائے، اور بہن سے کوئی کب تک چھپا سکتا ہے۔ وہ رو دی تھی۔ رباب، اللہ کی قسم امتل کے بھائی کو وہ کال میں نے نہیں کی تھی، اس شام کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کون کر سکتا ہے وہ کال؟ رباب نے سوچا تھا۔ آج آ کر خیال امی کی طرف جاتا، لیکن امی پوڑی چڑھ کر چھت پر جا کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ رباب نے بعد میں یاسر سے بھی ڈسکس کیا تھا، مگر دونوں کو کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ رباب، پکا بتاؤ نا، پھر میں آج نہیں جا رہی واپس، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ مومنہ کو موقع ملا تھا فرار کا، وہ رباب سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اپنے بھائی کو فون کر کے پوچھ لو، مجھے تو صحیح بتاتے نہیں۔ مومنہ یاسر کو کال کرنے لگی تھی، وہ شاید مصروف تھا، کال پک نہیں کی تھی۔ وہ دوبارہ ٹرائی کرنے لگی جب اسکرین پر ہمایوں کا نام جگمگایا۔ کچھ دیر تو اس کشمکش میں رہی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہیں، پھر ریسیو کر لی۔ اسود کہاں ہے؟ موبائل کیوں بند جا رہا ہے اس کا؟ شاید چارج نہیں ہے، مومنہ نے اسود کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو ٹی وی ٹرالی کے پاس کھڑا چارجر کا اڈاپٹر ساکٹ میں لگا رہا تھا۔ اچھا، تامی پوچھ رہی ہیں کس ٹائم نکلو گے؟ 3 بجے والی بس پہ۔ اچھا، صدر نہیں جانا، خام کا گھنٹہ زیادہ لگ جاتا ہے، قائد آباد سے بیٹھنا، میں سیٹیں رکھوا دیتا ہوں فون کر کے۔ اس کے اس طرح کے رابطے بہت تھے، ابھی ایک ہی سیٹ رکھواؤ، میں شاید نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ بے اختیار ہمایوں کے منہ سے نکلا اور پھر دونوں طرف طویل خاموشی کا وقفہ آیا۔ ہمایوں پوچھ رہا ہے سیٹ رکھوا دے 3 بجے والی بس میں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی جو اسود نے محسوس کی، اور چودھری نگر میں بیٹھے چودھری ہمایوں سلیمان نے بھی۔ ہاں، اور اسے پوچھو کہ علی سے بات ہوئی بل کے سلسلے میں؟ ٹھہرو، میری بات کرواؤ اس سے۔ اسود اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ بتا، انٹرویو کیسا رہا؟ بہت اچھا۔ بات کرتے کرتے اسود کی نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی اور نظریں چند لمحوں کے لیے اسکرین پر نظر آتے چہرے پر جم سی گئی۔ ایما، آپ کا پیغام نوجوان نسل کے نام کیا ہوگا؟ میں انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے خواب پورے کریں، مشکلیں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی کھڑی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی ہے، دنیا کی پرواہ چھوڑ دیں۔ امتل شکور عرف ایما کے فرمان جاری تھے۔ اسود نے وہ مشکل بات مکمل کی اور موبائل مومنہ کو لوٹا دیا۔ وہ پاکستان آنے کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی فرینڈز کے گروپ میں اس نے یہ ذکر سنا تھا کہ ایما اب دھوم مچانے والی ہے۔ اس کے فوٹو شوٹ میں سے 1-2 تصویریں بھی کسی نے شیئر کی ہوئی تھیں، مگر ٹی وی پہ اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ بلا شبہ اسکرین پہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لب و لہجے پہلے سے زیادہ بناوٹی ہو گیا تھا۔ بہت سے مناظر اسے یاد آئے اور پھر وہ آخری گفتگو۔ ایک بار پھر وہ موازنہ کرنے لگا تھا، ایک یہ امتل تھی اور ایک وہ۔ خولا اپنے سامنے بیٹھے بندے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اس کے اندر چلنے والی جنگ اور اس کی کیفیت کا غماز تھا، جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ تو اب آپ کی بیوی کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے اور وہ سوتے سے چیخ کر اٹھ نہیں بیٹھتی؟ علاج کے بعد سے بہتری آئی ہے کافی۔ بہتری آ گئی ہے۔ خولا نے ناخن سے میز کی سطح کو بجاتے ہوئے سر ہلایا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ مرتضی جمال بے بسی کی انتہا پر محسوس ہوئے۔ خولا سے چند لمحے بولنا مشکل ہوا۔ کیوں؟ وہ جواب جانتی تھی، پھر بھی تلخ سے لہجے میں بولی۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ لڑکی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ جب وہ لڑکی آپ کی بیوی کے خوابوں میں آتی رہی تب آپ نے بیوی کا علاج نہیں کروایا؟ تب آپ… اس کا علاج کروایا تھا میں نے، بتایا تو آپ کو سائیکیٹرسٹ ہما فاطمہ کے پاس۔ مرتضی جلدی سے بولا۔ تو اب آپ بھی کیوں نہیں چلے جاتے سائیکیٹرسٹ ہما فاطمہ کے پاس؟ خولا نے تیزی کے ساتھ ان کی بات کاٹی۔ وہ کچھ بول نہ پایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا علاج کوئی بھی ماہر نفسیات نہیں کر سکتی۔ انسان بھی خوب شے ہے، جب تک خود کسی کیفیت سے نہیں گزرتا کسی اور کی اذیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ مرتضی نے سر جھکا لیا۔ میرا مقصد آپ کو تانے دینا نہیں، مگر میں آپ کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ آپ نے زیادتی کی، نہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ کسی اور کے ساتھ بھی۔ اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میں۔
मुर्तज़ा ने सर उठाते हुए कहा। सोच लें, मुश्किल काम है। सोच लिया है, मुझे अपना इलाज करवाना है और मेरा इलाज सच को ना छुपाना है। मुर्तज़ा का लहजा मजबूत था। महर, अब तुमने कुछ अच्छा पकाना छोड़ दिया है क्या? हुमायूं ने मोटरसाइकिल साफ़ करते हुए पास से गुजरती मेहरताब से पूछा। अब और बहुत काम होते हैं। और बहुत कामों का मतलब यह है कि खाना पकाना छोड़ दिया जाए? पकाती तो हूँ, अच्छा नहीं पकाती हो। अपनी बहन को सिखाओ अच्छा पकाना। वो चिढ़ ही तो गई। एक तो अम्मी के घुटने बिल्कुल ही जवाब दे गए थे, सहारे से बमुश्किल चल पाती थी। ऊपर से भाभी के ऊपर तले के 3 बच्चों के काम के नाम पे बहाने ही बहाने। हर काम उस पे आ पड़ा था। ये सब भी बोझ ना था, असल बोझ तो सीने पे धरा था, जिसकी वजह से खुल के हंस पाती थी ना जी पाती थी। हुमायूं, वो उसके करीब हुई। उसने अपनी मोटरसाइकिल से नज़र हटाए बगैर हुंकारा भरा। जब मोमिना ने कैप्टन आमिर से मंगनी कर ली थी तो तुम्हें कैसा लगता था? आज पूछ रही हो जब वो मंगनी नहीं रही? तब अपना दिल नहीं टूटा था ना? किसी और के घाव नज़र ना आते थे? उसने सोचा और आंखों में आने वाली नमी को चेहरा फेर कर पता नहीं किससे छिपाना चाहा। वैसे मुझे लगता था तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही हंसते रहते हो, दूसरों के दिमाग खाते रहते हो। हाँ, सही कहती हो, फ़र्क तब नहीं पड़ा, अब पड़ा है। मंगनी उस सिरफिरी ने तोड़ ली है, अब मुझ पे नज़रें रख के बैठी है। उफ, पता नहीं क्या होगा। मेरा अपनी माँ का इकलौता यानी इकलौता बड़ा बेटा उस जादूगरनी के चुंगल में फंस गया तो हाय नी माए मैं किन्नू आँखा। चौधरी हुमायूं सुलेमान और सीधा जवाब दे जाए नामुमकिन। वो पैर पटक कर अंदर मामियों के पास चली गई। हुमायूं ने मिट्टी से भरा कपड़ा एक तरफ डालते हुए जाती हुई मेहरताब को देखा और एक गहरी सांस ली। साथ साथ पलने बढ़ने वाले कज़न्स एक दूसरे के दिल से अक्सर वाकिफ़ होते हैं और हुमायूं जैसे बज़ाहिर लापरवाह दिखने वाले तो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वो भी जानता था उसके दिल का आलम। जब अमतुल थी तो वो मेहरताब के कदम और उसका दिल पलट जाने की दुआ मांगा करता था। अब जब अमतुल नहीं रही थी तो उसने ये दुआ मांगनी छोड़ दी थी। उसे लगता था अब असवद की ज़िंदगी में रंग मेहरताब की मोहब्बत ही भर सकती है, मगर असवद वो अब बहुत गहरा हो गया था, मन की मन में रखता था। वो तो किसी और अमतुल से शादी करने चला था और फिर वो बात भी पानी का बुलबुला बन गई। जब वापस आया था तो हुमायूं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो टाल गया था। मीस ना हो तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए वो बड़बड़ाया। बहरहाल उसने सोच लिया था कि असवद आ जाए तो वो उससे मेहरताब के बारे में बात करेगा और मोमिना आ जाए तो उससे भी करनी थी बड़ी ज़रूरी बात। अंदर कमरे में इरम के पास बैठी मेहरताब भी सोच रही थी कि वो भी करेगी हिम्मत असवद से बात करने की। जिस बात पे वो उससे मुतनफ़र बैठा है उसकी माफ़ी मांग लेगी। उसने अमतुल का ख़ून नहीं किया था कि माफ़ी ना मिलती। अब के रिश्ता जो आया था तो लगता था कि अम्मी अब्बू फ़ैसला कर ही डालेंगे। लड़का अच्छा कमाता था, शक्ल सूरत भी ठीक थी। ताई ताया उम्रा से लौट आते तो उनके साथ लड़के वालों का इरादा घर आने का भी था। जब भी अम्मी अब्बू भाइयों या मामियों में से किसी के साथ उस रिश्ते की बात करती तो उसका दिल डूब डूब जाता। असवद का इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ है, बता रहा था। इरम बच्चों के बिखरे हुए खिलौने समेटते हुए बता रही थी। वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकली और उसकी तरफ देखने लगी। रिफ़त भाभी तो बड़ी सीरियस लगती हैं युसरा के लिए। आजकल बड़े फ़ोन शोन किए जा रहे हैं अपने पाई भाभी को। इरम ने माहा के खिलौने समेटते हुए अपना अंदाज़ा लगाया। वो होंठ काटते हुए मुस्तरिब सी लगी। सबकी तरह वो भी जानती थी कि रिफ़त जहाँ मामी ने कभी असवद के हवाले से उसके लिए सोचा नहीं, उन्होंने नंद की एक बेटी ले ली, बहुत था। मामी ने कभी मेरे लिए सोचा नहीं, उनके बेटे ने कभी मेरे लिए कुछ महसूस किया नहीं। फिर मैं क्यों पागल हुई रहती हूँ, किस आस उम्मीद पे ख्वाब देखती रहती हूँ। उसने खुद को झिड़का और अहद किया कि अब वो इश्क की ओखी लम्बी राह से कदम मोड़ लेगी, बेफ़ायदा आबलापा मुसाफतें तय नहीं करेगी। खुद से किया ये अहद 26 मिनट तक कायम रहा और 27वें मिनट जब वली मोमिना आपी असवद भाई के नारे लगाता सुरमई गेट से अंदर दाखिल हुआ तो उसका दिल उसी रफ्तार से धड़क रहा था जिससे असवद के नाम पर धड़का करता था। उसके चेहरे पे वही रंग थे जो असवद के नाम पर बिखरा करते थे। कैसी हो महर? बच्चों ने मोमिना के गिर्द इकट्ठे होकर अपने तहाइफ देखते हुए उधम मचा रखा था जब असवद ने कुर्सी पर बैठते हुए उससे उसका हाल पूछा। उसका लहजा वैसा ही नरम था, उसका अंदाज़ वैसा ही मुहज़्ज़िब था, मगर वो वैसा नहीं था। मेहरताब जानती थी। ठीक हूँ। अब उससे बात करते हुए वो अपनी लठ नहीं संवारा करती थी। अब मुस्तरिब से अंदाज में उंगलियां चटखाती थी, होंठ चबाती थी। असवद ने पानी का गिलास होंठों से लगाते हुए एक नज़र उस पर डाली और फिर बच्चों को देखने लगा। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने हैरत के साथ उसका चेहरा देखा। वो पहली बार ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। जवाब नहीं दिया आपने? उसने हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए उन्हें आईने में देखा। वो जैसे उनकी कैफियत उसे मज़ा दे गई। हल्का सा तबस्सुम लबों पर उतरा। मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आया। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। वो मुड़कर उनके करीब आई। बड़ा सादा सा आसान सा सवाल है। आज आप मेरे साथ कोर्ट चलेंगे? वो बाजू पर बाजू रखे ऐन उनके सामने खड़ी थी।
क्यों? वो पूछे बिना रह ना सके। क्यों ही? मेरा दिल चाह रहा है। आज उसके अंदाज ही बदले बदले से थे। कोर्ट ही क्यों, लेकर चलना है तो कहीं और लेकर चलें, जैसे दूर कहीं वादियों में, पहाड़ों के ऊपर, झरनों के पास। ज़ामिन मुस्तफ़ा को भी अंदाज़ बदलने में देर ना लगी। खोला एकदम सीधी हुई। जवाब बन ना पड़ा तो अपना बैग उठाने के लिए मुड़ी और फिर टिटकी। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने उसका बाजू थाम लिया था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। अरे क्या पहाड़, वादियाँ और झरने, इज़्न हो तो कब्र में भी उतरने को तैयार हैं। उनके लबो लहजे में संजीदगी ना थी, मगर खोला के दिल को कुछ हुआ। कब्र में उतरने का हुक्म आप देते हैं, मैं ऐसी संगदिल नहीं। आप कितनी संगदिल हैं ये ज़ामिन मुस्तफ़ा से बेहतर कौन जानता है। मुझे देर हो रही है। उसने बाजू छुड़वाने की कोशिश की। हाँ, देर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी देर हो जाए तो खाली हाथ मलने पड़ते हैं। मेरा बाजू छोड़ें, एक शर्त पर। उसने झंझलाकर उनकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो अब क्या। बाजू छोड़ूंगा तो हाथ पकड़ूंगा। वो वापस अपने अंदाज में लौट आए। मुझे कोर्ट पहुंचना है, ये वक्त रोमांस का नहीं। अच्छा, तो कौन सा वक्त रोमांस का है? कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने हंसते हुए उसका बाजू छोड़ दिया। उसने जल्दी से बैग उठाया और निकलने लगी जब पीछे से आवाज़ आई, मुझे 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में, इंतज़ार करो। क्यों नहीं ज़ामिन मुस्तफ़ा, यह दिन देखने के लिए इतना इंतज़ार किया है, 10 मिनट और सही। वो बड़बड़ाई। बारिश दोपहर से हो रही थी। वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी सुबह की। बच्चे जो गीले जूते लेकर बरामदे में चले आते तो पूरा बरामदा गीला हो जाता, और हुमायूं जैसा बच्चा तो बाहर से आता तो कीचड़ भरे जूते भी बरामदे में लिए फिरता। लाख वो वावेला मचाती। उसने पाँव और जूते बाहर लगे नलके पर धोकर नहीं आने होते थे, और ना ही जूते बरामदे से बाहर उतारता था। वो चिल्लाती रहती थी, वो जिच करके मज़े लेता था। हाँ, ऐसा ही होता था। मगर आज दोपहर से जो आसमान से झड़ी लगी और वह भीगा हुआ घर आया तो मोमिना ने उसे भी देखा, उसके मिट्टी से भरे पाँव भी, और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात जो थोड़ी देर के लिए निकली तो अपना खाना लेकर फिर कमरे में चली गई। रात के 10 बजे थे और चौधरी नगर में 10 बजे का मतलब था आधी रात। हाँ, तो रात के 10 बजे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त उसके गुमान में भी ना था कि आने वाला हुमायूं होगा। वो उनके कमरे में बहुत कम आता था, फातिमा के होते हुए भी नहीं आता था। आवाज़ देकर बाहर बुला लेता था। आज अंदर आया, और वो भी रात के इस वक्त। वो हैरान होती हुई अपने पलंग पर सीधी होकर बैठी। आज तो बारिश नहीं रुकने वाली। वो फातिमा के पलंग के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मोमिना ने देखा और हैरत से फिर देखा। उसने लिबास तब्दील कर लिया था और जूता भी साफ़ सुथरा था। हाँ, बाल हल्के हल्के गीले लग रहे थे। अंजुमन आटा लेने आई थी, दे दिया था? हाँ, अम्मी ने दिया था। अच्छा, उसने इधर उधर देखते हुए हुंकारा भरा। पता नहीं माह का बुखार हल्का हुआ कि नहीं। अब फ़र्क पड़ा है, सो गई थी मेडिसिन लेने के बाद। ना वो इस तरह से इन मौज़ूआत पे बात किया करता था, ना ही वो बुर्दबारी से यूँ जवाब दिया करती थी। और रात के 10 बजे वो भी ऐसी बातें, वो भी उसके कमरे में। मोमिना ने उलझन भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो क्यों आया था उसके कमरे में? उसी वक्त हुमायूं ने भी उसे देखा था, और फिर पता नहीं क्यों कई लम्हों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। बाहर कहीं फुहार पड़ती रही और अंदर कहीं मन भीगता रहा। इतने दिन क्यों लगा दिए थे कराची में? उसने बमुश्किल मन माही से निगाह हटाकर खिड़की पर लगे पर्दे पर मरकूज़ की। वो सोचने लगी क्या कहे। रुबाब ने रोक लिया था, या असवद का इंटरव्यू ही परसों हुआ था, या फिर तुम चली जाती हो तो घर खाली सा लगता है। उसकी नज़रें इधर उधर से भटक कर फिर उस पर आ रुकीं। स्याह लिबास में जर्द सा फूल लग रही थी। इतने अफराद हैं तो घर में, वो बमुश्किल कह पाई। हाँ हैं तो, मगर मोमिना हैदर उनमें से कोई भी नहीं। पहले चौधरी हुमायूं सुलेमान का लहजा भीगा, फिर मोमिना हैदर की आंखें। रात हो रही है, जाओ। उसे लगा कि वो कमज़ोर पड़ जाएगी, इसलिए उसे कमरे से निकालना चाहा। डरती हो, बदनामी होगी। अच्छा है ना, हो जाए। वो हंसा। वो नमी जिसमें इकरार था वो अब भी उसके लहजे से झलकती थी। हुमायूं, मोमिना, दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा, पुकारा और फिर देखते ही रह गए। लारेब 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 अब्दुल अहद का अहद है। अब्दुल हादी ने जाना और खूब जाना। उसके सामने मुर्तज़ा जमाल खड़ा था और प्रोसिक्यूटर उसे जिराह कर रहा था। वो बहुत मजबूत लहजे में उसके सवालों के जवाब दे रहा था। ये वो शख्स था जिसके बारे में एडवोकेट खौला बिनते ज़ैद ने उससे हज़ार बार पूछा था, और हर बार उसका जवाब नफ़ी में था। उसने किसी ऐसी सफ़ेद गाड़ी को नहीं देखा था जो उस रात उनकी गाड़ियों के पास आकर रुकी और फिर उसी वक्त वहाँ से निकल गई। डर और खौफ के मारे उस गाड़ी में बैठे लोगों ने अब्दुल अहद का कत्ल होते देखा था, और कातिल को भी देखा था। अब्दुल हादी ने अरसे से थकी आंखें चंद पल के लिए मूंद ली। परफेक्ट क्राइम ये कभी नहीं होता। मुजरिम और ख़ास तौर पर कातिल ऐसा निशान ज़रूर छोड़ता है जो उसके हाथ की हथकड़ी और गले का फंदा बनता है। एडवोकेट खौला बिनते ज़ैद उसे हौसला देने के लिए कहा करती थी,
और जाने क्यों उसे लगा करता था कि हाथ की हथकड़ी और गले का फंदा जगदीश महेश्वरी और सिबगतुल्ला जैसे लोगों के लिए नहीं होता। ये भी छूत अशूदर कमी कमीन का जेवर हैं, उनके ही हाथ और गले में सजते हैं। मगर आज उसे लग रहा था कि वो ज़ात जिसने उन सबको पैदा किया वो कोल्ही भेल से भी उतना ही प्यार करती है जितना किसी अरबाब किसी महेश्वरी से करती है। मुर्तज़ा जमाल बता रहा था कि वो उस रात अपने माँ बाप के घर से अपनी बीवी के साथ लौट रहा था। रात देर से निकले और रास्ते में गाड़ी ख़राब होने की वजह से रात ही सफ़र में गुजर गई और फजर से कुछ पहले वो कराची में दाखिल हुए थे और चंद ही मिनट बाद वो जानलेवा मंजर देखने को मिला। उसने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया कि उसने जगदीश महेश्वरी को अमतुल अहद पर फायरिंग करते देखा। उसने उस हथियार का नाम भी बताया जो कातिल के हाथ में था। जब उससे ये पूछा गया कि वो इतना अरसा खामोश क्यों था तो उसके जवाब ने कमरा अदालत में गहरी खामोशी करवा दी। पहले हम डर गए थे, हम उस वक्त नहीं जानते थे कि मरने वाली कौन थी, मारने वाला कौन था। अगले दिन की खबरों से मालूम हुआ और ये भी पता चला कि जिस पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो तो कातिल है ही नहीं। वो तो गोली चलने के बाद उस लड़की की तरफ भागा था। उसकी बाहों में तो वो लड़की गिरी थी। अब्दुल हादी ने आंखें ज़ोर से मींच लीं। कराहा तो जगदीश महेश्वरी भी था। उसका 3.5 साल का डर सामने आ खड़ा हुआ था। उसे लगता था उसे कि कभी न कभी ज़मीन के किसी कोने से ये गाड़ी निकल आएगी जिसमें बैठे अफराद उस रात के गवाह थे, जिसमें बैठी किसी औरत की चीख भी उसने सुनी थी। शुरू के 2 साल उसने सफ़ेद रंग की कार के बारे में मालूमात लेने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी, जिसकी उसने बस एक झलक देखी थी। वो उसका नंबर नहीं देख पाया था, वो उसमें बैठे लोग और उनकी तादाद नहीं देख पाया था। उसने गाड़ी का रुकना भी महसूस नहीं किया था। हाँ, निस्वानी चीख सुनकर मुड़कर ज़रूर देखा था और उस गाड़ी को तेज़ी से दूर जाते भी देखा था। हमने वहाँ कुछ गलत होता देखकर गाड़ी रोकी तो थी, मगर यह मंजर देखकर डर गए और गाड़ी भगा ली। मेरी बीवी बोलना चाहती थी सच, मैंने उसे भी रोक दिया। हम किसी ऐसे चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस के सवाल, अदालत के चक्कर, कातिल की धमकियाँ। मैं अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में कोई वबाल नहीं चाहता था। मगर क्या हुआ कि ज़िंदगी फिर पुरसुकून रही नहीं। मुर्तज़ा ने बताते हुए अपनी ऐनक उतारी, फिर लगाई। सच को पी कर मेरी बीवी की हालत बुरी होने लगी। उसको लगता था कि हमारी गवाही अमानत है, हमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। मैं डांट कर कभी प्यार से उसे नताइज से खबरदार करता। वो रातों को डर कर उठती थी, चिल्लाती थी। फिर उसने सोना ही छोड़ दिया और बोलना भी छोड़ दिया। उसकी आंखों में नमी सी उतरी। ऐनक उतार कर उसने आंखों को मसला। मैं वो अखबार उससे छुपाने लगा जिसमें इस केस के बारे में छोटी सी खबर भी होती थी। मुझे अमर कोहली नाम के लड़के की फ़िक्र होती थी, मगर मैं अपनी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकता था ना। बीवी का एक साइकेट्रिस्ट हुमा फातिमा से इलाज हुआ, इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसी ही गुमसुम रही। फिर हमें शादी के 4 साल बाद औलाद की खुशखबरी मिली तो मेरी बीवी की हालत में बेहतरी आई और मेरी हालत ख़राब हो गई। उसने इस तरह में ऐनक लगाई, फिर उतार ली। मुझे नींद नहीं आती अब, ऐसा लगता है कोई इंसाफ के लिए मेरी राह तक रहा है। इस हालत पे भी काबू पा लेता मैं, मगर एक सवाल है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। कल मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसे क्या सबक पढ़ाऊँगा मैं? क्या उसे कभी बहादुर बनने का और सच बोलने का दर्स दे सकूँगा, जबकि उसका अपना बाप दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान हो? फ़ायका जो गौर से शोहर को देख रही थी रो पड़ी। फिर उसे गवाही देने के लिए बुलाया गया था। उसका रंग पीला था और आंखों के गिर्द हल्के थे, जैसे अरसा दराज तक बीमार रही हो। 3.5 साल कबल की वो रात आज भी उसके हवासों पर सवार थी। 2 साल तक उसका इलाज एक माहिर नफ्सियात के पास चला था और यही नुक्ता प्रोसिक्यूशन के लिए हथियार बना। योर ऑनर, जो औरत जहनी तौर पर बीमार हो उसकी गवाही किस तरह कबूल की जा सकती है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एडवोकेट आज़म अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गवाह फ़ायका मुर्तज़ा की ये हालत 4 नवंबर की उस रात वो अलमनाक हादसा देखने के बाद हुई। उनकी मौलिज डॉक्टर हुमा फातिमा है, जिनके पास फ़ायका मुर्तज़ा के पहले विज़िट की डेट और हर सेशन की तफसीलात मौजूद हैं। उस रात से पहले गवाह एक नॉर्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। जगदीश महेश्वरी के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। आज उसका दिन नहीं था। उसने चेहरा मोड़कर जामिन मुस्तफ़ा के साथ बैठी खोला को देखा। वो उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। बज़ाहिर वो ये केस छोड़ चुकी थी, मगर वो जानता था कि आज डिफेंस लॉयर के लहजे का एतमाद उसकी अपनी किसी कोशिश का मरहून मिन्नत नहीं था। इसके पीछे यही एडवोकेट खोला बिनते ज़ैद खड़ी थी। उसने पस मंज़र में रहकर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर लिया था। उसने दिल ही दिल में उसे गाली दी और फिर अदालती कार्रवाई की तरफ मतवज्जा हुआ, और इस बात पे मोहर सी लगती महसूस हुई कि आज वाकई उसका दिन नहीं था। सामिन मुस्तफ़ा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खोला ने जगदीश महेश्वरी से निगाहें हटाकर साथ बैठे सामिन से तंज़िया लहजे में पूछा। मुझे बेगुनाह को आज़ाद होते और मुजरिम को सज़ा मिलते देखकर कभी बुरा नहीं लगता मिसिस, उन्होंने संजीदा लहजे में जवाब दिया तो खोला को हंसी आ गई।
اچھا، جس دوست کو بچانے کے لیے محبت و اتفاقات کا پورا سلسلہ چلایا گیا وہ بچ پھر بھی نہیں پایا۔ ضامن ہونٹ بھینچ گئے۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ وہ پھر سے صفائی دیتے۔ ان کی بیوی بھی ایسی نہیں تھی کہ صفائی قبول کر لیتی۔ دوسری طرف عبدالہادی اب تک حیران بیٹھا تھا۔ اس رات اسے سوائے امتل کے کچھ نظر نہ آیا تھا۔ وہ جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس احساس کے علاوہ کوئی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا تھا۔ کوئی گاڑی رکنے کی آواز، کوئی چیخ، کچھ بھی تو سنائی نہ دیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ جگدیش مہیشوری کو حراست میں لے کر کیس کی نئے سرے سے تفتیش کی جائے۔ فائقہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ لڑکی جس پر اس نے گولیاں چلتے دیکھی تھیں آج اس کی امانت اس تک پہنچا دی تھی۔ جگدیش نے منہ ہی منہ میں کچھ گالیاں بکتے ہوئے ان چہروں کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عبدالہادی، مرتضیٰ جمال، ایڈوکیٹ اعظم اور ایڈوکیٹ خولا بنت زید۔ ہر چہرے پر سنجیدگی تھی اور خولا بنت زید کے لبوں پر مسکراہٹ، تپا ڈالنے والی مسکراہٹ۔ وہ قدم قدم بڑھاتی اس کی طرف آئی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا جگدیش مہیشوری کہ تمہاری بہن کے قاتل کو ضرور سزا ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لفظ لفظ چبا کر بولی، بھلے ابھی کہانی لمبی ہے، جانے کب تک کیس چلے، مگر یقین کرو تمہاری بہن کو انصاف ضرور ملے گا۔ بہت بری لگتی تھیں جگدیش مہیشوری کو ایسی دوسرے کو نیچا دکھاتی، اتراتی ہوئی، چیلنج کرتی ہوئی عورتیں۔ اس نے تو لاجونتی جیسی پورے اعتماد بہادر لڑکی کے کسپل نکال دیے تھے۔ وہ ضمانت پر باہر آتے ہی اس کو بھی سبق ضرور سکھائے گا، اس نے عہد کیا تھا۔ ویسے خولا جاتے جاتے مڑی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عبدالہادی تو دیوانہ ہے، اسے اس رات امت الاحد کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تم نے تو کوئی سفید مہران دیکھی ہوگی اس رات، کسی عورت کی چیخ بھی سنی ہوگی، گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن یہ آنکھیں اس کا مذاق اڑاتی ہنسی۔ جگدیش مہیشوری کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ابھی تو بدلہ لینے کا وقت تھا، نہ ہی ارادہ۔ پھر بھی جانے کیا ہوا، اس نے اپنی طرف بڑھتے پولیس آفیسر کی رائفل جھپٹی۔ ہاں سنی تھی اس رات عورت کی چیخ، اچھی لگتی ہیں عورتوں کی چیخیں مجھے، تمہاری چیخ بھی سننی ہے مجھے۔ اس نے چلاتے ہوئے اس پر گولی چلا دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس صورتحال کو سمجھتا کچھ کرتا، وہ 3 فائر کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ ساکن ہو گیا تھا۔ پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے پہلے خولا نے خود پر جھکے ضامن مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اسے وہ چہرہ عبدالہادی کا چہرہ لگا، وہ چہرہ جو محبوب کو کھو دینے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج جو ہے اس کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، کیونکہ جو باقی کہانی باقی ہے اگر میں اس کو مزید بڑھاتی ہوں اسے تو ڈریشن اس کا زیادہ ہو جائے گا، لیکن کہانی کی ایپیسوڈ دوسری جو ہے وہ کم رہ جائے گی، اور اتنے کم پیج بھی نہیں ہے کہ میں اسی میں کمپلیٹ کر دوں، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ کہانی کا اختتام جو ہے وہ آج ہم یہیں پر کرتے ہیں، اور اگلی قسط کا آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔